So actually we have been discussing the system call programming, and we started with the fundamentals of C programming. I believe कि जो हम लोगों ने पिछले सेशन में प्रोग्राम डिस्कस किया था, you must have understood. एक चीज़ जो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, since I am not teaching Java, तो बहुत तो से मुझे क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो है केवल आपको सिंटैक्स ही देखने की जरूरत पड़ती है, बाकी लॉजिक अगर आपका स्ट्रांग है तो यू कैन डू प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज। तो इसलिए क्योंकि जावा फ्रिक्वेंटली मैं यूज करता हूं, तो आई वाज टेकिंग की प्रिंट एलन राइट एलन नहीं प्रिंट एलन है। राइट एलन इज एक्चुअली बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ जावा पास्कल, जो पहले लैंग्वेज हुआ करती थी। आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन ऑफ माय उबुंटू टर्मिनल? Please respond if you are able to see this shared screen. Yes, of sir. Yes, sir. तो इसमें हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था, वो मैंने कुछ आपको फंडामेंटल्स बताए थे लिनक्स के बारे में, कि जो हम लोग कमांड्स जैसे यूज करते हैं, जैसे कि ls फ्रिक्वेंटली जो यूज कमांड है उसमें लिस्टिंग है कि आपने कोई डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं फाइल्स को या और चीज़ों को, तो यू कैन यूज ls-l। खाली ls अगर करते हैं तो उससे हमें डिस्टिंक्शन नहीं पता चलता कि वो किस किस टाइप की फाइल है, लेकिन अगर ls-l करते हैं तो उससे लॉन्ग फॉर्मेट में यू कैन डिस्प्ले द फाइल्स। If we are interested to know only since in the C programs, तो यहाँ पे हमने वाइल्ड कार्ड स्टार यूज किया है .c, तो जो सारी फाइल्स हैं जिसमें .c एक्सटेंशन लगा हुआ है, दे आर लिस्टेड ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोगों ने पिछली बार देखा था, उसमें एक बेसिक प्रोग्राम था जो सिंपल .c था। किसी भी फाइल के कंटेंट्स को अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कमांड इज सिंपल तो कैट सिंपल .c, तो कैट एंड देन फाइल नेम। ऐसे ही इसका करस्पॉन्डिंग जो डॉस में या विंडोज के कमांड मोड में होता है वो टाइप होता है। तो टाइप और फाइल नेम अगर हम देते हैं तो वी आर गेटिंग द कंटेंट्स ऑफ a file on the screen, but this top type is the command of DOS, whereas cat is the command of Linux. cat stands for concatenation। तो बेसिकली हम भले इसको डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये एक से ज़्यादा फाइल्स को जो है कंकेटनेट करने के काम आती है। और जब हम ये कहते हैं कंकेटनेट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट फिजिकली अटैचिंग देम टुगेदर, rather merely for the display purpose we are sequentially displaying them one by one। जैसे कि suppose one of my program is simple.c, another program which I suppose we are having is arg.c, so giving arg.c, so contents of arg.c is also listed, and now it's possible that we can display both the files one by one। So arg.c, so you see one by one all the files are scrolled। पहले जो है वो simple.c डिस्प्ले हुआ और उसके बाद फिर arg.c। that means cat जो है वो मल्टीपल फाइल्स के ऊपर जो है ऑपरेट हो सकता है, नॉट नेसेसरी फॉर अ सिंगल फाइल। और हम कैट को केवल डिस्प्ले पर्पस के लिए ही नहीं यूज करते, रादर इसका जो एक्चुअल नाम है वो तो कंकेटनेशन है। दैट मीन्स वी आर कंकेटनेटिंग और अपेंडिंग टू और मोर फाइल्स टुगेदर। लेकिन ये फिल्टर्स की कैटेगरी में आता है। यूनिक्स में या लिनक्स में हम फिल्टर्स उन कमांड्स को कहते हैं विच आर बेसिकली presenting the data before you in a special manner without actually modifying the original contents। For example, if I am displaying here cat simple.c and then arg.c, so first the content of simple.c are listed on the screen, then immediately after that arg.c is also listed on the screen, but this display which appears to be appended form on the screen is actually not changing the original contents of simple.c और arg.c। केवल आपको डिस्प्ले पर्पस में ऐसा लगेगा कि दोनों के कंटेंट जो है वो कंबाइन दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन वैसे वो अलग अलग फाइल्स अभी भी हैं। और हमने क्या किया कि इन दोनों फाइल्स के कंटेंट जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो गए एज इफ दे आर द अपेंडेड कंटेंट्स। अगर आप इसमें ग्रेटर देन साइन लगाते हैं विच इज द आईओ रिडायरेक्शन सिंबल, तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कमांड, अगर हम ये इसको फॉरगेट अबाउट ग्रेटर देन साइन, अगर हम कोई भी कमांड ऑपरेट करते हैं तो बाई एंड लार्ज सारी कमांड्स का आउटपुट कहाँ आता है? स्क्रीन पे आता है। दैट मीन्स द आउटपुट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द output file, and when I say output file, that means standard output file, and that refers to the monitor। when I say input file or standard input file, that refers to the keyboard। तो इसलिए यहाँ पे जब हम कोई कमांड्स
जब डिजाइन की गई है तो उसके आउटपुट को आउटपुट फाइल पे ही दिखाया गया है, और आउटपुट फाइल इस केस में क्या है, मॉनिटर है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द आउटकम ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन। अगर हम उसको ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, आर यू एबल टू लिसन टू मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो अगर यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कोर्स में हमने डिजाइन कर रखा है कि आउटपुट शुड गो टू आउटपुट ऑफ एनी कमांड शुड गो टू आउटपुट फाइल विच इज एक्चुअली मॉनिटर। अगर हम ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, इसका मतलब वी आर रीडायरेक्टिंग द आउटपुट, एंड वेयर वी आर रीडायरेक्टिंग, वी मे बी रीडायरेक्टिंग इट टू सम अदर फाइल। So suppose if I am repeating the previous command simple.c and arg.c, तो इनके अगर हम कैट करते हैं तो पहले simple.c डिस्प्ले होगी, फॉलोइंग दोज कंटेंट्स arg.c के कंटेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन लगाने के बाद if I am writing t.c, तो what will happen, whatever I am supposed to get on my screen that will be redirected to t.c file, क्योंकि हमने ग्रेटर देन सिंबल से क्या करते हैं, द आउटकम या आउटपुट ऑफ एनी कमांड इज रीडायरेक्टेड टू अ टारगेट फाइल, एंड सिंस हियर द टारगेट फाइल इज व्हाट, t.c, तो ये हमारी फाइल जो है t.c नाम से बन गई। इफ नाउ if you open the t.c file, or maybe you can use cat command cat t.c to display the contents. So हमने अगर gedit t.c किया तो we are using editor just to see the contents of t.c. Now look at this, we are having the combination of two programs, first one was the simple and second was the arg.c. इसका मतलब है यहाँ पे it's possible that we can redirect the output to a third place instead of to a second place like output device. तो आई बिलीव ये क्लियर है सबको, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। यू माइट हैव सीन दैट इफ वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग scanf स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, जैसे सपोज इफ आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम वेयर माई इंटेंशन इज टू प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ योर क्लास, then for every student I am supposed to input his name, his roll number, then the marks which he or she is scoring in 5 subjects, and after that percentage and division based on that percentage, so that all sort of things our objective is to process. But you know that for that kind of program, when we run that program, we are supposed to provide the input for every student, and what that input is including, it includes the name of that student, it includes the name, a roll number of every student, it is prompting to enter the 5 subjects of every student so that you can enter the marks. तो ये सारी चीजें जब हम मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी यूजिंग scanf मल्टीपल टाइम्स। आप बहुत बार scanf यूज कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में, तो यू विल सी कि जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो इट विल स्टार्ट स्किपिंग सम ऑफ द scanf स्टेटमेंट। जैसे उसने आपसे रोल नंबर प्रॉम्प्ट किया, you have entered the roll number, then it is prompting you to enter the name, you have entered the name, then after that you are supposed to input the marks of subject, say data structure, and the second subject is operating system, so it is prompting you to enter the marks of data structure but not giving any pause to enter the data structure marks। वो सीधे उसके बाद immediately बाद में heading आ गई कि enter operating system, that means it has skipped to take the data फॉर डेटा स्ट्रक्चर। तो आपसे इनपुट मार्क्स उसने जो है डेटा स्ट्रक्चर के पूछे नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का बफर वो फुल हो जाता है, और ऐसे केस में जिन लोगों ने सी को ज़्यादा यूज़ किया है दे मस्ट बी नोइंग कि हम इसमें उसके बफर को फ्लश आउट करते हैं। तो वी यूज टू राइट f-std in, जो scanf स्टेटमेंट स्किप हो रहे होते हैं उसके पहले हम f-std in डाल देते हैं, सो दैट कि उसका जो बफर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि हम scanf यूज कर रहे हैं तो पिछले scanf की जो एंटर लाइन होती, मतलब न्यू लाइन, वही जो है अगले वाले scanf के लिए इनपुट बन जाता है। तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू क्लियर द बफर। तो बफर क्लियर करने के व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फ्लशिंग आउट द बफर ऑफ इनपुट फाइल, and in C we are referring to that input file with the handler std in। तो आप ये कहें कि whenever we are referring to the name std in, it is simply referring to the keyboard। तो जब आप फ्लश आउट करते हैं तो कीबोर्ड का बफर जो है वो फ्लश आउट हो जाता है, और आपका वो scanf स्टेटमेंट जो आपको पॉज नहीं दे रहा था कि आप इनपुट दे पाएं, वो फिर से जो है रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है, और आपको फिर पॉज मिलना शुरू होता है कि आपके पास हेडिंग आएगी एंटर डेटा स्ट्रक्चर, एंड देन इट इज वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। So in response you are entering the data, or maybe the marks of data structure, and when you are pressing enter, then only it is giving the next prompt, that is enter the marks of operating system. I believe somebody might be
in the lobby. Do I have opened it? Okay. आप लोग जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब है कि वो यूज नहीं कर रहे हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट वाली अपनी आईडी को। तो मेरा इसमें ये सबसे रहेगा कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की आईडी को यूज करें, और इसमें फायदा ये भी है कि यू आर गेटिंग वन ड्राइव ऑफ 50 GB स्पेस, एंड यू नो दैट ये तो एक क्लाउड पे आपको स्टोरेज मिल रही है 50 GB की, दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। तो मेनी टाइम्स आप उसको बल्कि उसको इंस्टॉल कर लीजिए, सिंक कर लीजिए अपने लैपटॉप के साथ, तो आप उसको यूज भी कर सकते हो, उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। और प्लस क्योंकि ये क्लाउड पे है तो फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस विदाउट एक्चुअली फिजिकली कैरिंग द पेन ड्राइव इन योर पॉकेट। बट एनीवेज आई बिलीव कि नाउ यू मस्ट हैव गॉट कि इसमें हमारे पास एक रीडायरेक्शन का होता है, और इसमें जो फाइल्स होती हैं, देखिए फाइल्स को मैंने पहले भी बार बार कहा था कि लिनक्स में या यूनिक्स में फाइल इज एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग जो भी आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ए फाइल। तो यही चीज जो है सी में अगर आप देखें तो वहां पे भी एसटीडी इन स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड, एसटीडी आउट स्टैंड्स फॉर मॉनिटर। तो आपका जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, एक्चुअली प्रिंट एफ इज मेंट फॉर प्रिंटिंग समथिंग ऑन मॉनिटर, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है उसमें जो आउटपुट फाइल पॉइंटर डाला गया है वो एसटीडी आउट है, इसीलिए उसका आउटपुट जो है वो मॉनिटर पे जाता है। ये जिनको जो बिल्कुल बिगिनर है प्रॉब्ली दे मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, बट आफ्टर एक्वायरिंग सम सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रॉब्ली दे कैन अंडरस्टैंड, एंड आई वंस अगेन री एक्सप्लेन देम कि ये क्या होता है। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू द प्रोग्राम विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। आई बिलीव कि मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया था। सो द फाइल विच इज arg.c, और मैंने आपसे कहा था कि मेन जो है इज आल्सो अ फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर जो है हम जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उन्हें वैसे तो हम कहते हैं कि दे आर द फॉर्मल वेरिएबल्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, आप थोड़ा सा ये समझें कि अगर हम आई थिंक आई शुड गो टू माय वाइट स्क्रीन। इसमें बेटा अगर ये समझिए आप कि अगर हम लोग कोई मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं, मेन फंक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सी में मेन फंक्शन ही जो है वो मेन प्रोग्राम होता है। लेट अस सपोज कहीं पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है ABC, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज दी है 4, 5 और 7.5। ठीक, तो अब ये तीन वैल्यूज हमने पास की हैं, तो डेफिनेशंस में क्या होगा, जहां पे आपने सी की ABC फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होगी, वहां तो एक तो आपने ये लिखा होगा कि अगर ये इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, अगर ये सी जो है आपने इंटीजर इसीलिए लिखा होगा क्योंकि इसका जो आउटपुट है इस फंक्शन का वो इंटीजर टाइप आता है। और जब हम फंक्शन का आउटपुट कहते हैं तो आप जानते हो कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि x² + 5, और जब आपसे कोई टीचर कहता है कि व्हाट इज f5, तो आप क्या करते हैं, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 5 एट ऑल द प्लेसेस वेयर यू हैव x। So what will happen? It will give the answer 30. So 30 is the output. That means when we write y is equal to fx, तो fx फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये है, that is getting executed, और जो आपने x की वैल्यू दी है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो आप ये देखें तो ये क्या है, दिस इज द फंक्शन कॉल, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो x की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पास ऑन होती है। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है, और इसमें हमने कितनी वैल्यूज पास की हैं, 1, 2 and 3। आउट ऑफ दीज 3 द फर्स्ट 2 आर इंटीजर्स एंड द लास्ट वन इज फ्लोट। तो हियर आल्सो व्हेन यू डिफाइन दिस डेफिनेशन, सो यू हैव टू राइट int a comma int b comma float c। तो अब ये क्या हो गया, ये डेफिनेशन के अंदर a जो है विल टेक द वैल्यू 4, b जो है विल टेक द वैल्यू 5 एंड c विल टेक द वैल्यू 7.5। ये जो आपका डेफिनेशन है, ये यूजर डिफाइंड डेफिनेशन है, ये आपका मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम में जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल यहाँ पे हमने करी, तो इसमें जो वैल्यूज हमने पास करी हैं, या इसमें अगर कोई हम वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होता XYZ, जिसमें आपने x को 4 असाइन किया है, y को 5 असाइन किया है, z को 7.5। तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, x, y, z। आपकी डेफिनेशन में ये लिखा होता। तो ये जो XYZ है, what are these XYZ? They are the actual parameters या actual variables। ये actual parameters हैं। Why? Because they are keeping the actual values। और ये जो definition के अंदर आपके variables हैं, what are they? They are the formal parameters।
See, this concept is not confined to C language only. This is applicable to all the language. I mean, in context to Java also, when you are writing any definition, so somebody may ask ki, what are the actual parameters, what are the formal parameters. So you know that the actual parameters are actually those parameters which actually we pass to any function at the time of calling that function. लेकिन वो जो actual parameters आपके होते हैं वो copy किस में होते हैं, जाके वो formal parameters में copy हो जाते हैं. तो एक्चुअल पैरामीटर्स आपकी नाम भी इंडिकेट करता है कि दे आर द रियल वैल्यूज, ये असली वैल्यूज हैं जो आपको आप पास करते हैं, और जो डेफिनेशन के अंदर होता है वो फॉर्मल वैल्यूज वेरिएबल्स होते हैं जो उन वैल्यूज को कैरी करते हैं. एंड देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑलवेज इन ऑल द फंक्शंस बिटवीन द फंक्शन कॉल एंड द फंक्शनल डेफिनेशन. अगर आप एबीसी फंक्शन की डेफिनेशन को देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो ये ए बी सी जो है ये इंटीजर टाइप ऑफ फ्लोट लिया है, और यहाँ पे वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब है कि पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को असाइन होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे को, और तीसरी वैल्यू तीसरे को. तो वन टू वन करस्पॉन्डेंस होती है. इसका मतलब है एज मेनी वैल्यूज यू विश टू पास, सो दोज मेनी वेरिएबल्स यू हैव टू डिफाइन इन द डेफिनेशन. अगर आप 4 वैल्यूज पास करें तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू कैरी दोज 4 वैल्यूज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उसकी डेफिनेशन में आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे, और उनका टाइप भी केयरफुली यू हैव टू डिसाइड. जैसे यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग 4, आई कैन नॉट राइट 4.5, रीजन बीइंग कि 4.5 कैन नेवर बी असाइन टू इंटीजर वेरिएबल, इट विल नॉट बी हैविंग एनी फ्रैक्शनल पोर्शन. तो इसलिए वहाँ पे ये इंटीजर होगा. ये अगर मैं 2 इंटीजर और 1 फ्लोट देता हूँ तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेंटेन दैट सीक्वेंस. ठीक है, डेफिनेशन में भी वही होना चाहिए. तो ये जितने भी फंक्शंस हम ऐसे लिखते हैं जिसमें एक फंक्शन कॉल होती है, फंक्शन कॉल, जैसे मैंने फंक्शन को जहाँ पे हम कॉल करते हैं, जैसे आपको हमने कहा कि आप निकालिए y इज इक्वल टू f5, तो ये तो कॉल हो गई. अब आपको मालूम चलेगा कि f5 है क्या, तो कहीं पे आपको f5 की डेफिनेशन लिखी होगी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. तो आप ये जानते हैं कि 5 जो है एट ऑल द प्लेसेस, क्योंकि 5 विल बी कॉपीड टू x, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 5 कॉपी हो जाएगा. तो ये जो 5 आपने जो कॉलिंग पॉइंट पे दिया है, ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल, अगर यहाँ वेरिएबल मैंने लिखा होता तो ये एक्चुअल पैरामीटर था. ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली, ये पूरी डेफिनेशन में ये क्या है कि ये फॉर्मल वेरिएबल है. ठीक है, तो बाकी सारे फंक्शंस में जो है ये हमेशा 1 to 1 होता है, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हैंडल होती है. नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रोग्राम, अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ हमने जो लिखा है उसमें एक वेरिएबल ये है सेपरेटेड विद कॉमा साइन, एंड सेकंड ये है. तो पहला वाला जो है वो इंटीजर टाइप है. देखिए ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है argc, और दूसरा क्या है, ये एक एरे है, क्योंकि व्हेन यू राइट एरे विद एम्प्टी ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि एम्प्टी ब्रैकेट कहें या स्क्वायर ब्रैकेट जब भी होगा तो वो एरे होगा. वैसे तो कभी भी अगर आप कोई एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एम्प्टीनेस ऑफ ब्रैकेट इज नेवर अलाउड. यहाँ पे एम्प्टीनेस इसलिए अलाउड है क्योंकि आपको थोड़ा सा अगेन आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन कि if I write A and suppose here I am writing 4, 5, 6, so by this way I am assigning 3 values to this array. तो यहाँ पे डायमेंशन हमने क्यों नहीं दी, क्योंकि जब आप वैल्यूज असाइन करते हैं 4, 5, 6 तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली डायमेंशन जो है सेट हो जाती है. तो यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर हैविंग 3, सो राइटिंग दिस इज इक्विवेलेंट इज राइटिंग A3. ये इम्प्लिसिटली अपने आप डिफाइन होगा, लेकिन ये तभी हो सकता है व्हेन यू आर असाइनिंग सम वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज विल ऑटोमेटिकली डिसाइड कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन. लेकिन अगर आप वैल्यूज अभी यहाँ असाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू जो है वैल्यूज असाइन करना चाह रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप डिक्लेयर करके यहाँ आ जाइए फिर स्कैनफ के थ्रू जो है ए को वैल्यू असाइन करिए. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. तो यहाँ आपको एक डेफिनेट डायमेंशन देनी ही पड़ेगी. जैसे if I am writing int A10, तो इसका मतलब है कि 10 एलिमेंट का एक एरे होगा और ये 10 इंटीजर्स हैंडल कर सकता है. एक चीज और, whenever you are handling these variables, you always try to relate it practically कि how it is actually implemented. जैसे अगर A10 जो एक एरे है, ये रैम में कैसे स्टोर होगा, रैम में इसका स्पेस ऐसे होगा कि A0 से लेके और A9 तक जाएगा, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं. तो ये जो स्पेस रैम का है ये सिक्वेंशियल है, और रैम में आप जानते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रैम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशंस.
And what is location? Location is nothing but a register. And what is register? Register is a combination of flip-flops. And you know that in one flip-flop we can store either a single 0 or a single 1. So when we are combining 8 flip-flops together, so we are constituting a register. अब वो register जो है उसमें 8 बिट्स आप स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें 8 फ्लिप-फ्लॉप से मिला के बनाया गया है। तो अब इस रजिस्टर को ही अगर हम मल्टीपल रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को देखें, सो दैट फॉर्म्स रैम। अब इसमें हर एक जो लोकेशन है वो क्या है, एक तरीके से रजिस्टर है, उसमें फ्लिप फ्लॉप्स हैं। और ये जो इसके जो लोकेशन का जो इस कैपेसिटी कितनी होगी, दैट डिपेंड्स कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट एलिमेंट। A10 का मतलब है कि 10 एलिमेंट का एक एरे डिफाइन होगा जिसमें हर एक एलिमेंट एक इंटीजर है। और आप C या C++ या जावा में देखें तो इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है। देखिए अगेन आई एम टेलिंग कि ये इंटीजर 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है, दैट largely depends on the operating system and the architecture of the machine where you are executing the program. By and large, integer जो है it used to take 2 byte, but it's not mandatory always. ये vary कर सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर केसेस में you will find कि integer 2 बाइट लेता है। जैसे अगर आप टर्बो सी को यूज करें या देव सी को यूज करें तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। तो अगर 2 बाइट लेता है तो इसका मतलब है कि अगर इस एरिया की बिगिनिंग एड्रेस अगर 20 है तो पहला एलिमेंट तो 20 और 21 पे स्टोर होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, एक इंटीजर है। तो इट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय ऑक्युपाइंग 2 लोकेशंस। रैम की 2 लोकेशन को यूज करके जो है इसके अंदर ये एरिया बनेगा। और हमेशा स्पेस आइडेंटिफाई किससे होता है, लोअर एड्रेस से। तो अगर आप कभी कभी ये करेंगे %A0 तो इसका मतलब है कि आप पहले एलिमेंट की एड्रेस में इंटरेस्टेड हैं और पहले एलिमेंट की एड्रेस कितनी है, 20। अगर आप लिखते हैं %A1 तो आप इंटरेस्टेड किस में है, सेकंड एलिमेंट में, क्योंकि इंडेक्स 1 जो है सेकंड एलिमेंट का होता है। तो अगला एलिमेंट 21 के बाद कौन सा, कहां से शुरू होगा, 22 से, क्योंकि 22 और 23 जो है वो मिलके A1 को स्टोर करेगा, ठीक है। 24 और 25 जो है वो मिलके A2 को स्टोर करेगा। तो आई बिलीव कि यू अंडरस्टैंड कि हर एक एलिमेंट का जो टाइप है दैट डिफाइंस कि कितना स्पेस जो है ये एरे लेगा। तो अब ये एरे जो है क्योंकि 10 एलिमेंट का है, हर एक एलिमेंट जो है इंटीजर टाइप का है, तो हर एक एलिमेंट की स्टोरेज रिक्वायरमेंट 2 बाइट की है। तो 10 का मतलब है 10 × 2 तो टोटल 20 बाइट स्पेस कंज्यूम हो जाएगा। एक मैंने उस दिन आपसे कहा था कि जब डेटा स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था तो आई टोल्ड यू कि वी हैव डिफरेंट व्यूज बाय व्हिच वी कैन क्लासिफाई द डेटा स्ट्रक्चर। द वे इन व्हिच वी आर अरेंजिंग देम इन द रैम, accordingly we can define either as a linear data structure or non-linear data structure। अगर रैम में पॉसिबल है कि एक के बाद आप एक अरेंज कर सकते हैं जिसमें पहले और आखिरी एलिमेंट को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट के एग्जैक्टली एक पहले होगा और एक बाद में होगा, तो उसे कहेंगे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो एरे अभी हमने डिफाइन करी है ए, ये क्या है, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि ये सिक्वेंशियल फैशन में जो है स्टोर करी गई है रैम के अंदर। लेकिन अगर जो है आप ऐसा करते हैं कि नॉन लीनियर फैशन है जिसमें एक एलिमेंट के पहले भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, या एक एलिमेंट के पहले जो है एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके बाद 3 एलिमेंट हैं, तो ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ये लीनियर नहीं कहलाएगा। तो एक तो वो तरीका है जिसमें हम एलिमेंट को रैम में अरेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टर्म करते हैं कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। ये इंट A10 लिखा तो इसका मतलब है इस एरे के 10 एलिमेंट इंटीजर हैं, तो इसलिए क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस जिसको हम समान कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट सिमिलर हों, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस जिसको हम कहेंगे कि उसमें सारे एलिमेंट सिमिलर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रोसेसिंग द रिजल्ट ऑफ योर क्लास, तो व्हाट विल हैपन, for every student I am storing character type data because I am entering his name, then I am entering his roll number which is of integer type, then entering his marks, then I am entering the calculating the percentage which is of course a real number। तो इसका मतलब है heterogeneous टाइप का डेटा जो है हम हैंडल कर रहे हैं, और किसी ऐसे जब डाटा को हैंडल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो ऑब्वियसली इसके लिए अगर कोई हम डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो वो नॉन होमोजीनियस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होगा। जिन्होंने सी पढ़ी होगी उनको मालूम होगा कि स्ट्रक्ट या यूनियन, स्ट्रक्चर और यूनियन नाम से जो है स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से करते हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस के एग्जांपल्स हैं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो वो समझें बेटा कि अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं किसी स्टूडेंट का, जैसे आप मान लीजिए एडमिशन आपने लिया एंड एज ए HOD इफ आई एम प्रिपेयरिंग योर रिकॉर्ड, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर अ फाइल। मैं अगर प्रैक्टिकली देखूं तो क्या होगा, मैं एक फाइल फोल्डर मंगाऊंगा और उसके अंदर हर एक स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एक पेज लगा दूंगा, और हर एक पेज पे आई राइट योर नेम, योर रोल नंबर, योर एड्रेस,
your father's name, your actual permanent address. So this information I am storing on a single page, and what I will refer to that page, I will see that I will say कि this is the record of my first student, this is the record of my second student. So every page of my file corresponds to one record of a student. अब इस रिकॉर्ड को हैंडल करने के लिए जिस भी डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, तो वहां पे तो हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा होगा ही होगा, क्योंकि आपका जो पेज मैंने अपनी फाइल में लगाया है उसमें कोई एक टाइप का डाटा थोड़ी ना है। आपका नाम कभी न्यूमरल्स में थोड़ी ना होता है, नाम तो जो है वो अल्फाबेट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। कोई सुनील कुमार होगा, कोई सुनील श्रीवास्तव होगा, लेकिन कोई 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 रोल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे जब आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा या मैं आपका पूछता हूँ कि व्हाट इज योर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन, सो दैट आल्सो आई एम नोटिंग डाउन, सो दैट मे बी अ रियल नंबर। तो आप उस अगर कागज को देखें तो उस पर बहुत सारी हेट्रोजीनियस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को अगर रैम में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे ऑब्वियसली उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स को हैंडल कर सके एक साथ। तो हम उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे कि वो नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि वो सिमिलर टाइप का नहीं है, उसमें आइटम्स जो है वो हेट्रोजीनियस टाइप के हैं। तो अब दो क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए, एक तो लीनियर नॉन लीनियर, जो एक तरीके को के बेसिस पे जो है हम कहते हैं कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तरीका क्या होगा, या तो लीनियरली अरेंज होंगे एलिमेंट्स या नॉन लीनियरली अरेंज होंगे रैम के अंदर, ठीक है। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, या तो सारे के सारे सिमिलर होंगे, मेरे पास एक क्रॉस लिस्ट है, सारे बच्चों के मार्क्स उसके अंदर लिखे हैं, मार्क्स अगर मैंने मान लीजिए फ्लोट टाइप दिए तो पूरी लिस्ट तो पूरी फ्लोट टाइप की है, उसमें ऐसा थोड़ी ना किसी के मार्क्स जो हैं वो ABCD होंगे। मार्क्स तो अगर सबको न्यूमरल्स में दिए सभी के न्यूमरल्स में होंगे, तो अगर फ्रैक्शनल उसमें अलाउड है तो 23.5 25.6 और किसी के 27 इस तरीके से होंगे। तो ये सारे के सारे एक ही डेटा स्ट्रक्चर से हैंडल होते हैं, और वो क्या हो सकती है अरे किस टाइप की, फ्लोट टाइप की, क्योंकि दैट अलाउज यू टू कीप द फ्रैक्शनल पोर्शन। तो इसलिए हमने दो क्राइटेरिया देखा कि लीनियर नॉन लीनियर, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तीसरा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे वही एक शॉर्टकमिंग है अरे की, कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया अपने प्रोग्राम में, मैंने लिखा int A10। तो इसका मतलब क्या है, मैंने 10 एलिमेंट का एक एरे डिफाइन कर दिया। जरूरी थोड़ी है कि मुझे 10 नंबर ही हैंडल करने हो। आई एम आस्किंग यू टू राइट अ प्रोग्राम टू रीअरेंज अ लिस्ट ऑफ n numbers. Those who have done BCA, they might be knowing that they might have written this kind of program कि आपको एक सर्चिंग सॉर्टिंग का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो वी आर हैंडलिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। जब आप लिस्ट ऑफ नंबर्स यूज करते हैं फॉर सॉर्टिंग, मे बी सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो जब आप उसको यूज करना चाहते हैं तो हम आपसे कहते हैं n लिस्ट में बी डिसाइडेड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो लेट अस सपोज यूजर ने n की वैल्यू 100 दी, तो वो 100 नंबर वो इनपुट करेगा और 100 को रीअरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यूजर ने अगर 50 दी तो ये उसका अपना प्रिडिक्शन है या स्पेकुलेशन है कि प्रॉब्ली इससे ज्यादा कोई लड़का जो है वो नंबर हैंडल नहीं करेगा लिस्ट के अंदर। लेकिन ये करेगा नहीं करेगा दैट वो तो तब डिसाइड होगा व्हेन दैट यूजर विल बी एक्चुअली रनिंग द प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे हमारे सामने बाइंडिंग क्या है कि जब हम एरे को डिफाइन करते हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू कीप दिस ब्रैकेट एम्प्टी। अगर एम्प्टी हम रख सकते तब तो जो है बाद में जब यूजर n देता कि n की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 10 के हिसाब से सेट हो जाती है, अगर यूजर n की वैल्यू 100 देता तो इसकी वैल्यू 100 के हिसाब से सेट हो जाती। ये तब हो सकता था कि जब आप n की वैल्यू पहले स्कैन कर ले और बाद में कहीं आपको ये ऑप्शन मिले कि आप इसको an करके डिफाइन कर दें कि n हमने यहाँ से रीड कर लिया और उसके बाद n जब यहाँ आएगा तो उतने एलिमेंट की एक एरे डिफाइन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी भी वेरिएबल को अगर यूज करना चाहते हैं तो बिफोर यूज यू हैव टू डिक्लेयर इट। वैल्यू लेने के बाद उसको जो है, जैसे एरे को हम बाद में नहीं डिक्लेयर कर सकते, वो पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वी आर बाउंड टू गिव द कांस्टेंट नंबर, हमें उसके अंदर कांस्टेंट नंबर लिखना पड़ेगा। अगर हम ये लिखते हैं int A100 तो इसका मतलब है इट इज माय प्रेडिक्शन दैट प्रॉब्ली व्हेन द यूजर विल बी रनिंग दिस प्रोग्राम he will be handling at the most 100 numbers. When I say at the most 100 numbers, इसका मतलब है I am also aware that it will also potentially waste the allocated memory to this variable a. Why? Because the moment when you write int A100, इसका मतलब आपने इसको डिफाइन कर दिया। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम पे दिस वेरिएबल टेक्स स्पेस इन द रैम। सो हाउ मच स्पेस इट विल टेक? इट विल टेक 200 बाइट्स। रीजन बीइंग कि 100 एलिमेंट्स हैं एंड हर एक एलिमेंट जो है इंटीजर टाइप का है, तो 200 बाइट का स्पेस रैम में फिक्स हो गया।
which is commonly referred to as with the help of variable a, but every location will be handled as a0, a1, a2 and so on. But what is the drawback? जब आपने इसको कंपाइल कर लिया, स्पेस अलॉट हो गया, जब आपने इसको रन किया तो आपने उसकी n की वैल्यू आपने दी 5, फिर समवेयर यू आर यूजिंग द स्ट्रक्चर लाइक 5 फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, तो आप 5 बार ये फॉर लूप चला रहे हैं और उसके अंदर कहीं आपने ये स्कैनफ स्टेटमेंट यूज कर रखा है %d and then you are writing %ai. So what will happen? I will keep changing the value because this is the part of for loop. तो i की वैल्यू 0 होगी तो ये बन जाएगा a0, फिर a1, a2. That means every time we are passing the address of element to the scanf statement. तो हमने पहले एलिमेंट जैसे a0 का दिया तो वहां आपने कोई नंबर स्टोर किया, a1 का दिया तो वहां आपने स्टोर किया, लेकिन आपने कितनी बार चला ही रहे हैं? 5 बार, क्योंकि n की वैल्यू आपने 5 सेट करी। तो आपने जब प्रोग्राम को रन किया तो स्पेस यूज कितना किया? केवल 10 बाइट, क्योंकि आपने तो केवल 5 ही नंबर हैंडल किए, हर एक नंबर ने 2 बाइट स्पेस लिया, लेकिन आपने फिक्स कितना कर दिया था? फिक्स तो आपने कर दिया था 200 बाइट। तो इसका मतलब है कि 190 बाइट स्पेस जो है वो वेस्ट हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका स्पेस का अलॉटमेंट कंपाइलेशन के टाइम पे हो रहा है और वैल्यू का असाइनमेंट आपका एग्जीक्यूशन के टाइम पे हो रहा है। अगर कहीं ऐसा होता कि स्पेस का अलॉटमेंट यहाँ ना होता, जब हम प्रोग्राम को रन करते, तो उस समय अगर मान लीजिए आपने कुछ इस टाइप का लॉजिक यूज किया होता कि आप उसमें एक मैसेज डिस्प्ले करते यूजर को, डू यू हैव एलिमेंट टू स्टोर, यूजर कहता है यस, तो आप उससे एक वैल्यू ले लेते, फिर उसको रैम में डालते, उसके बाद अगेन यू आर सेइंग डू यू हैव एनी वैल्यू टू स्टोर, यूजर ने कहा यस, तो आपने फिर से वैल्यू ली। इसका मतलब है यूजर ने अगर 5 दी तो 5 ही बार आप पूछे, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर डाल रखा है, और 5 बार आपने स्पेस अलॉट किया। अलॉट कब कर रहे हैं? जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उस केस में क्या होगा? कोई पोटेंशियल वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि आप जितना डिमांड है उतना ही स्पेस फिक्स कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज दैट डेटा स्ट्रक्चर which is taking space in the RAM at the time of execution, not at the time of compilation. आप जब C का प्रोग्राम लिखते हैं तो यू आर प्रेसिंग Alt F9, जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको पहले कंपाइल करते हैं, बाद में उसको रन करते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन स्टेट पे ही तो आप उसको वैल्यू देते हैं। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर स्पेस ले पाए तो वो तो डायनेमिक होंगे, क्योंकि डायनेमिक इसलिए होंगे क्योंकि दे डू नॉट हैव द पोटेंशियल ऑफ वेस्टिंग। क्योंकि अगर हम डायनेमिक किसको कहते हैं? वी आर सेइंग दैट दैट पर्सन इज वेरी डायनेमिक, दैट मींस he is totally adaptive to all the conditions, whether they are positive conditions or negative conditions, but he is very adaptive, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेता है। लेकिन अगर हम कहें पर्सन इज स्टैटिक, इसका मतलब है ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड। सो ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बदल नहीं पाते, ढल नहीं पाते उसके हिसाब से, तो उनको दिक्कत आती है। सिमिलरली यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में भी ऐसा होता है कि अगर स्पेस का अलॉटमेंट कंपाइलेशन के टाइम पे होता है तो वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं कि दे आर द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्स जो हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, उनका स्पेस अलॉटमेंट या उनका जो डाटा का ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जीक्यूशन के समय होता है, तो वी से दे आर द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो आप जितने भी प्रोग्राम्स लिखते हैं बाई एंड लार्ज वो स्टैटिक टाइप के ही लिखते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, उनको वैल्यूज असाइन करी। तो कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे तो उसको स्पेस कब अलॉट हो जाता है? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और वैल्यू कब डालते हैं? जब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो वैल्यू नहीं डाली तो वो स्पेस वेस्ट हो गया। तो अगर ऐसा होता कि जब हम ये देखते कि हमारे पास वैल्यू है तब हम स्पेस बनाते और तब उसको जो है वैल्यू डालते उसमें, तो अगर हम तब स्पेस बनाते और वैल्यू डालते तो उस केस में क्या होता कि जितनी वैल्यूज होती उतना ही हम जो है उसमें स्पेस फिक्स करते। तो ये तो डायनेमिक होता क्योंकि इसमें स्पेस की वेस्टेज ही नहीं थी, जितना है उतना ही उसमें डाला। तो अब ये आपको क्लियर है कि मैं देखो पढ़ाता आपको जो हूँ सॉफ्टवेयर लैब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव कि सिंस यू आर हैविंग सम कंप्लेंट रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली बताता चलूँ। तो ये क्लियर है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि 3 तरीके के क्लासिफिकेशन हो गए। एक तो हो गया लीनियर नॉन लीनियर, और दूसरा कौन सा है? somebody should speak so that I can understand कि yes you are listening to me. होमोजेनियस and non homogeneous, good. और तीसरा कौन सा हो गया? स्टैटिक या डायनेमिक, ठीक है। तो जिन्होंने थोड़ा प्रोग्रामिंग पहले करी होगी
और जिन्होंने नहीं भी करी, डू नॉट गेट डिस्करेज्ड व्हेन आई एम सेइंग दैट कि समबडी हैज डन सम एडवांस थिंग्स इन सी लैंग्वेज, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से इंफीरियर है। आई हैव सीन I am quoting the example of a guy who has taken admission in BTech first year IT, and he was the pass out of UP board, but you know that कि उसने कोड निंजा में जो है उसको 25,000 का स्टेपन 3 महीने मिला, और अभी जो है वो रिवर में आ गया, कोड रिवर में आ गया। ही इज करेंटली द स्टूडेंट ऑफ BTech सेकंड ईयर IT। तो वो ये भी ग्रोथ होती है, ठीक है। और वो जो ICPC प्रोग्राम है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है कंपटीशन में, जो हैकाथॉन वगैरह होता है। तो आप ये ना सोचें कि, कभी भी ये ना सोचें कि सिंस यू आर नॉट हैविंग कंप्यूटर बैकग्राउंड तो इसलिए कोई प्रॉब्लम है। आई एम टीचिंग यू एज ए टीचर, एंड माइंड इट, इन माय टाइम आई स्टार्टेड डूइंग computers when I was in third year of BTech, because in my time it was very in the infancy stage and nothing was defined, क्योंकि 1984 में तो ये IIT रुड़की में शुरू हुआ, जो पहले रुड़की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। एंड माई बैच वाज 87। तो आप सोचें कि जब हम 87 में पढ़ते थे तो उस समय तो सेकेंड ईयर तक का वी हैड द ऑप्शन ऑफ इधर गोइंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स और टू कंप्यूटर साइंस, बिकॉज द सिलेबस वाज कॉमन फॉर बोथ द ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बिकॉज द थिंग्स वर टेकिंग द शेप। तो इसलिए वो पहले से डिफाइंड नहीं था। तो हमें तो थर्ड ईयर में बीटेक के आके जो है कंप्यूटर्स जो है शुरू किया, और फाइनल ईयर तक ख़त्म भी हो गया, तो 2 ही साल, ठीक है। और वो दैट टू was the era when we used to have only 20 or 15 computers in a BTech program of engineering college, ठीक है। उससे पहले नॉर्मल लाइफ में अगर अपने मोहल्ले गली में देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन तो कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सिबलिंग्स ने तो कभी कंप्यूटर को सुना भी नहीं था। तो आप लोग तो इस मामले में थोड़ा लकी इस सेंस में है कि आज बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता किसी को लर्न करने में कोई दिक्कत होगी। और अगेन आई एम टेलिंग कि आप जो है, यू मे नॉट बी फाइंडिंग मी वेरी अट्रैक्टिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग एनी सब्जेक्ट, बिकॉज आई नो दैट कि बेटर देन दैट इज ऑलवेज अवेलेबल, एंड सिंस यू हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, सो आई नो दैट मेनी ऑफ द गुड लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है, मच बेटर देन व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि वेदर यू आर लर्निंग फ्रॉम SP सिंह और समबडी एल्स ऑन यूट्यूब, लेकिन लर्निंग शुड टेक प्लेस, मतलब सीखना चाहिए। तो जिनको भी थोड़ा सा ऐसा है तो स्पोकन ट्यूटोरियल्स का जो है IIT मुंबई का है इनिशिएटिव, तो आप स्पोकन ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं, देयर आल्सो यू कैन लर्न सी, ठीक है। आप उसमें सीख सकते हैं, तो ये कोई बहुत बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आजकल रोल जो है वो टीचर का बहुत मेजर नहीं होता, इसीलिए कभी हम अपने कॉलर नहीं ठीक कर सकते कि माय स्टूडेंट्स आर डूइंग वंडर्स, नहीं, ये उनकी क्षमता है कि वो अपने समय को कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल टॉपिक, कि यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा डाइवर्ट हो गए, बट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था यहाँ पे कि हम आपको फंक्शंस और उनमें पास होने वाले वैल्यूज़ के बारे में बता रहे थे। तो मैंने कहा था कि जब हम सी का मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें आप देखिए कि हम उसमें 2 तरीके के वेरिएबल्स ही देते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि अगर दो वेरिएबल्स यहाँ आपने मेंशन किए तो 2 ही वैल्यूज आप हैंडल करेंगे, नहीं, 2 वेरिएबल्स भले दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक वेरिएबल क्या है, एरे है, एक वेरिएबल इसमें से एरे है, और उस एरे का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर स्टार। जब हम कैरेक्टर स्टार कहते हैं तो आप समझिए कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या होता है, इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे मदन मोहन मालविया इज अ स्ट्रिंग, खाली मदन इज आल्सो अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर कहेंगे अल्फ़ाबेट M तो ये स्ट्रिंग नहीं है। देखिए एक अंतर समझिए, कई बार वाइवा में लोग पूछते हैं कि इसमें और इसमें अंतर बताओ। तो पहला वाला जो A जो है विद सिंगल कोट जो है एक अल्फ़ाबेट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट A। लेकिन जो दूसरा वाला है वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और इसके अंदर एक हिडन कैरेक्टर होता है जो /0 है, क्योंकि C में हर एक स्ट्रिंग जो है इज बाय डिफॉल्ट टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, और वो /0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टार में आप समझें कि ये जो है इंडिकेट कर रहा है स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है ARGB 0 क्या हो सकता है, मदन, ARGB 1 क्या हो सकता है, मोहन, ARGB 3 क्या हो सकता है, मालविया। इवेंचुअली इट मे आल्सो बी पॉसिबल कि ARGB में भी मदन मोहन मालविया, ARGB 2 में भी BRD मेडिकल कॉलेज। तो जरूरी थोड़ी ना कि स्ट्रिंग में एक सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हर एक एलिमेंट जो है एक स्ट्रिंग हो सकता है, क्योंकि कैरेक्टर स्टार जो है स्ट्रिंग के लिए। तो और ARGC क्या है, ये सीधी वैल्यू नहीं लेता, ये इनडायरेक्टली वैल्यू लेता है कि आप जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो जितनी वैल्यूज आप कमांड लाइन पे देते हैं उनके अकॉर्डिंग ARGC की वैल्यू सेट होती है। तो आई बिलीव मैंने पिछली बार आप लोगों को रन करके दिखाया भी था
कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और मान लीजिए ARG उसकी फाइल बनाई और हमने लिखा ARG 4 5 6, तो ARG और 4 और 5 और 6 तो कुल मिला के 4 वैल्यू हुई, तो ARGC की वैल्यू जो है वो 4 सेट हो जाएगी। ARGC मैं यूज़ करता हूँ, ARGB यूज़ करता हूँ, यही टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन आपको बाइंडिंग नहीं है कि ये वेरिएबल का नाम आपको यही लेना है। वेरिएबल का नाम नॉर्मली हम थोड़ा सा लॉजिकल सेंस वाला लेते हैं, तो ARG को इसलिए लेते हैं क्योंकि ARGC का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट काउंट, क्योंकि ये काउंट को बताता है, और ARGV इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को बताता है। तो ARGV का मतलब है आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़, वो इसमें स्टोर हो रहे हैं लिस्ट में। तो अब अगर आप 5 दीजिए, 10 दीजिए, 20 दीजिए, सारे के लिए केवल 2 ही वेरिएबल पर्याप्त है, एक ये वाला और एक ये वाला। वैल्यूज जो कीबोर्ड कमांड लाइन पे देते हैं वो सारी की सारी इसमें असाइन हो जाती हैं ARGV में, लेकिन उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, और आप इन्हीं दोनों चीज़ों को हैंडल करके आप अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो नाउ आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम बिकॉज आई बिलीव वी हैव सीन दिस प्रोग्राम इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, हम इसको पहले ही देख चुके हैं। सर हाँ बताइए। सर इसको लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे उबंटू को? हाँ, इसमें बेटा एक तो ये है कि इसमें आपको VMware जो है, VMware का जो वर्क स्टेशन प्लेयर आता है जो फ्री है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे सेटअप को। ठीक है, VMware सेटअप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको जब भी जैसे मल्टीपल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रखने हैं तो आपको VMware जो है आपको ये ऑप्शन देता है कि वो आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो आप VMware प्लेयर जो है वर्क स्टेशन प्लेयर, इसको लेंगे, इसका सेटअप जो है आपको गूगल से मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके चला लीजिए। आपको उसके बाद जो है उबंटू का या तो ISO फाइल चाहिए या उबंटू का जो है फोल्डर चाहिए। तो उबंटू का फोल्डर जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में आप में से किसी के साथ मैं गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर लूँगा, तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप VMware सेटअप को चलाएंगे, और जब आप उसको पहली बार ऑन करेंगे तो वो आपको फिर चलने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद जो है आपको वो एक डिवाइस का ऑप्शन देता है, ओपन डिवाइस, क्रिएट डिवाइस। तो आप ओपन वाला हिस्सा सेलेक्ट करिए, जब ओपन सेलेक्ट करेंगे तो वो ब्राउज करके आपको जो है वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे आपको उबंटू को देना है। तो आप जब ब्राउज करेंगे तो आप उबंटू फोल्डर पे वहाँ चले जाइए जहाँ पे आपने कंप्रेस फोल्डर को डिकम्प्रेस कर रखा है। जैसे मैंने आपको एक फोल्डर दिया उबंटू का, आपने उसको अपने सिस्टम पे जाके अनजिप कर लिया, उसका जो भी पाथ है आपने उसको देख लिया या डेस्कटॉप पे ही डाल लिया सीधे, और उसके बाद जब आपने VMware सेटअप चलाया तो उसमें आपने ओपन ऑप्शन चूज किया, और ओपन ऑप्शन में जब वो आपसे पाथ कहता है तो आप पाथ जो है वही उबंटू वाले फोल्डर को दे दीजिए। ठीक है, तो उबंटू में आप जब क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे तो वो उसके बाद अगर उसके अंदर कोई और फोल्डर होगा तो वो भी दे देगा, उसको क्लिक करके तो उसमें अल्टीमेटली एक फाइल आ जाती है ubuntu.vlm करके आई सपोज आती है। ठीक है, वो आइकन की फॉर्म में ही होती है, उसमें एक दो आपको कंप्यूटर का जो है आइकन दिखाई देता है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और आपको वही डिस्प्ले मिल जाएगा जो मुझे अभी इस स्क्रीन पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्ले है इस पे आप जब ये आइकन पे जब ये टर्मिनल वाला इस पर डबल क्लिक करेंगे टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक सेशन में रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दूंगा सो दैट आप उसको देख के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सर ये 4 GB रैम में रन कर जाएगा? हाँ आराम से, मेरा जो लैपटॉप है जिसपे मैं चला रहा हूँ उसमें 4 GB रैम ही है। ओके। इसमें आप बाय डिफॉल्ट वो 1 GB लेगा आपका रैम का, तो 1 GB में भी आराम से चलता है क्योंकि इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब अगला जो ये समझ में आ गया ARGC आर्ग्यूमेंट्स का जो कंसेप्ट है। सर उबंटू का वर्जन कौन सा करेंगे? मेरा तो पुराना है, ये 16.04 है, आप कोई भी लेटेस्ट कर सकते हैं। सर मैंने एक लेटेस्ट किया था तो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। आप ऐसा करिएगा, मैं आप अपना मुझे मेल दे दीजिएगा, आप में से कोई एक, जैसे कोई एक दे दे जो शेयर कर ले सबके साथ, तो मैं उसको जो है सेंड कर दूंगा 16.0 का जो मेरे पास कंप्रेस फोल्डर है, और जो आपका ये VMware प्लेयर जो इसका सेटअप है वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसको सीधे इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने अपने कंप्यूटर। तो ये क्लियर है बेटा सबको? आप लोग म्यूट करे रहिए प्लीज़। हाँ, घर पे अगर आप अटेंड करते हैं क्लासेस तो म्यूट करके रखिए। देन नेक्स्ट जो है जो प्रोग्राम मुझे डिस्कस करना था वो फाइल हैंडलिंग का एक्चुअली है।
क्योंकि मेरे पास देखो समय, एक्चुअली मुझे बताना तो आपको सिस्टम कॉल है, लेकिन मुझे स्क्रैच से सी से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 साल के कोर्स होने की वजह से सी हैज़ बीन ड्रॉप। वरना पिछली बार जो आपके सीनियर्स हैं उनको हमने सी पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया था। तो that has made him rather very convenient, because they were having Linux and system administration as a full-fledged subject in their second year. So वो इस सेमेस्टर में पढ़े भी हैं वो। आपके केस में I was just keeping Linux in the form of labs because the duration of the course has been squeezed. So now so many things we have to cover in just a small duration. So that is why we dropped the language C and we started with C++. लेकिन I believe कि इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आती। आप इसको ऐसे याद रखें कि जो आप जावा पढ़ रहे हैं, कोर जावा, ये ICSE में जो है 9 से स्टार्ट हो जाती है। तो आपका जो भी ब्रेन की मैच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है उनसे। तो आप इस मामले में कॉन्फिडेंट रहिए एंड द थिंग्स आर वेरी सिंपल। कभी भी कोई फोबिया ना रखें कि हमें, जैसे मुझे जो है, कभी मैं फॉर्मली जावा में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं अपनी कॉलोनी में होता हूँ तो सो मेनी किड्स आर कमिंग टू मी टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा, एंड दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट मच, बिकॉज वंस यू आर एक्वायरिंग परफेक्शन इन एनी लैंग्वेज, you won't be having any problem whether it's a Python or Java or any other language, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। केवल सिंटैक्स ही तो बदलता है, बाकी लॉजिक तो सेम ही रहता है। चाहे आपको मैं शेल प्रोग्राम लिखवाने के लिए कहूँ, चाहे आपको जावा कहने के, चाहे सी या C++, सब जगह ऐसे ही है। तो एक जो अगला प्रोग्राम जो था इसमें जो मुझे डिस्कस करना है, ये एक्चुअली डिज़ाइनिंग ऑफ कमांड की, कमांड को कैसे डिज़ाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट बिफोर दैट, क्योंकि आपको फाइल का कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो एक मुझे कंसेप्ट बताना था फाइल का, कि सी में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो वन प्रोग्राम, द सिंपलेस्ट वे विच आई रोट वाज फाइल PRG। जो फाइल है ये एक सी का प्रोग्राम है, और इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो है हेडर फाइल्स देखिए बढ़ती गई। मैंने प्राइमरली आपको कहा था कि दिस हेडर फाइल वी आर यूजिंग stdio.h, लेकिन ये अगर आप देव सी में काम कर रहे हैं और टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो इट्स वेरी कॉमन। आप C++ में आपने देखा होगा कि आप stdio.h उसमें यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप जब सी का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप stdio.h को तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा क्योंकि ये लाइनक्स पे है, ठीक है, तो ये जो यूनिक्स का जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है ये भी आप इंक्लूड करते हैं। दिस इज uni.std.h। ये बिल्कुल stdio.h की तरह है, क्योंकि आप जब लिनक्स पे इसको चलाते हैं सी के प्रोग्राम को, तो दिस हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड। stdlib.h इसलिए किया है क्योंकि इसमें जैसे getc वगैरह कुछ फंक्शंस हैं इनके लिए कि इनको यूज करना है मुझे, ठीक है, तो stdlib.h, तो ये बड़ी कॉमन सी है। आई मीन जस्ट 3 or 4 फाइल्स आर रिक्वायर्ड which are very common, and there is no harm if you include them in every program, चाहे आप उसका करस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन यूज कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। बाकी अगर कोई आप जैसे मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू इंक्लूड map.h, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं तो string.h, लेकिन वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसमें एक चीज जो आपको जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा स्ट्रेंज होगी कि वो फाइल हैंडलिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम टेक्स इनपुट फ्रॉम वेयर, इट इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, देन वेयर इट इज सेंडिंग द आउटपुट, इट इज सेंडिंग द आउटपुट टू मॉनिटर। अभी अगर आप इनको मेरी लैंग्वेज में कहें तो आई विल से कि एवरी प्रोग्राम विच वी आर राइटिंग और विच यू हैव रिटन सो फार, those programs are taking the input from where? They are taking the input from the input file. And where do they write the output? They are writing the output to output file. It is another thing that input file refers to the keyboard and output file refers to the monitor. आपसे अगर मैं कहता हूं कि suppose we have to process the salary of this university. Now we may be having 500-600 employees. Now in salary slip you know that every employee will be having his details and the salary bifurcation and the total sum which he or she is receiving. So there are certain constant inputs which are required every month. That is the name of employee, his designation, because people may be getting promotions and getting their designations changed, but it is happening once in a blue moon, not in every month. So designation is fixed, the name is fixed, his date of joining is also fixed, his PAN number is fixed,
his account number is fixed in the bank. So there are certain inputs which are totally constant and every month you need to enter them. अगर आपकी जो अब तक की नॉलेज है, अगर हम फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करते और सपोज हम कीबोर्ड और मॉनिटर को यूज करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? Every month when you have to prepare the salary of 600 employees, for every employee you have to enter multiple data. Now if the items which are listed in the pay slip are say 30, and out of 30, 15 items are those which you have to input from the keyboard. That means this will become a task of making total 15 multiplied by 600, these many entries every month. तो ये तो एक cumbersome job है, क्योंकि the data is same in every month. Only just as I told you कि once in blue moon only we are changing the designation when somebody is getting the promotion. Otherwise तो by and large for years the person will remain posted on the same designation. तो इसका मतलब है कि कुछ बदलता तो है नहीं. तो अगर हम देखें तो इसमें लगभग 15 से आप 600 को मल्टीप्लाई करें, लगभग 9000 एंट्रीज हो गई. तो हम हर महीने थोड़ी करते रहेंगे. तो व्हाट इज द कन्वीनियंट वे? हम ये जो 9000 एंट्रीज हैं इसको एक फाइल के रूप में करके हार्ड डिस्क पे डाल दें, और जब भी हमें सैलरी किसी मंथ की प्रोसेस करनी हो तो प्रोग्राम को हम इस तरीके से लिखें कि वो स्कैनफ की जगह कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डाटा फ्रॉम कीबोर्ड इट शुड टेक द डेटा फ्रॉम दैट फाइल विच वी हैव सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेरी जो 9000 एंट्री की मेहनत है बच जाएगी, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम में हर महीने जब सैलरी स्लिप जनरेट करने चलेंगे तो वो डाटा जो है पहले कहाँ से उठेगा? हार्ड डिस्क से उठेगा, नॉट फ्रॉम इस इनपुट फाइल, फ्रॉम अ स्पेसिफिक फाइल. मे बी द नेम ऑफ दैट फाइल इज emp.dat. वो डैट फाइल है, डेटा फाइल है, जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स रख रखी हैं. तो वहाँ से ही वो डेटा उठाएगा. तो आपकी 9000 एंट्री की मेहनत बच गई. तो फाइल हैंडलिंग जो है, जब प्रैक्टिकली हम कभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं लिखते जहाँ कीबोर्ड से इनपुट लिया जाता हो और मॉनिटर पे ही डाटा जनरेट कर दिया जाता हो. आप जानते हैं कि जितने भी ERP सॉल्यूशंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑटोमेशन के लिए होते हैं, उसमें आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए रेलवे रिजर्वेशन को. आप रिजर्वेशन कराते हैं तो वो केवल टिकट का प्रिंट आउट उसके अंदर आता है, बाकी जो डाटा है वो इनपुट देता है. लेकिन ट्रेन का डेटा थोड़ा क्लर्क इनपुट करता है. ट्रेन का डेटा तो बाकी सारा डेटा उसके अंदर पहले से रहता है, PNR नंबर वगैरह सब कुछ ऑटो जनरेटेड होता है. तो ये सब कहाँ से आता है? तो ऑब्वियसली अगर ट्रेन के अंदर जो है 500 बर्थ हैं तो एक डेटाबेस होगा जहाँ 500 बर्थ की डिटेल्स होंगी, और वो डेटाबेस अपडेट भी होता होगा, क्योंकि जितनी बर्थ ऑक्युपाई होती रहती हैं उनका स्टेटस चेंज होता है ऑक्युपाइड का, वो फ्री नहीं होती हैं. तो अगर कोई नया आदमी जो है अपना रिजर्वेशन चाहता है तो वो ऑक्युपाइड बर्थ उसको अवेलेबल नहीं होंगी. इसीलिए तो कंक्लूड होता है कि अब वहाँ पे कोई बर्थ नहीं बची, वेटिंग में आ गए या RAC में आ गए. वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं और बल्क डेटा हैंडलिंग है तो वी डोंट प्रिफर द वे ऑफ टेकिंग द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस. हम तो उस केस में डेटा जो है वो फाइल से लेंगे. और डेटा जब आप जनरेट करेंगे, पे स्लिप आपने जनरेट कर दिया, पे स्लिप जनरेट करके उसका प्रिंट आउट निकाल दिया, बट डू यू थिंक दैट द डेटा इज only temporary for every month? No. Whatever data we have generated, that we have to preserve, and we have to make that data available to every employee at the end of the financial year, because he or she has to file the income tax. तो वहाँ पे फिर से उनको हमें बताना पड़ेगा कि how much salary, total salary is how much, total GPF is how much. So obviously you have to keep that data stored somewhere so that at the end of the financial year the account section can totally calculate the income of every person and can make that data available to every employee. तो इसके लिए हमें जब बल्क ऑफ डेटा हैंडल करना है तो ऑब्वियसली हमें फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा. इसीलिए लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग होती है. और हम और आप जो प्रोग्राम लिखते हैं पैलिंड्रोम का, फिबोनाची का, तो रियल लाइफ में थोड़ी कोई कहता है कि यू राइट द प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची. आपको SCL हायर करेगा तो इसलिए थोड़ी करेगा कि फिबोनाची प्रोग्राम लिखवाना. उनको तो किसी क्लाइंट के लिए जो है कोई सोल्यूशन देना होगा. और प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो होते हैं दे आर मेकिंग यूज ऑफ फाइल हैंडलिंग इन बल्क. सब जगह यूज होता है, चाहे कोई लैंग्वेज हो, चाहे कोई पार्शियल लैंग्वेज हो, जैसे RDBMS पैकेज वगैरह हो, हर जगह इसका यूज है फाइल हैंडलिंग का. क्योंकि वहाँ डेटाबेस भी क्या है, वो है तो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स ओनली डिस्क के ऊपर. तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि हम आपको फाइल का कंसेप्ट बताएं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा है जिसमें मैंने एक फाइल यूज करी है abc.txt, और इस फाइल को हमने रीडिंग मोड में ओपन किया है. जब हम कहते हैं कि फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया है, इसका मतलब है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ बुक. बुक क्या होती है? वो रीडिंग मोड में होती है. बुक के अंदर आप कुछ लिखते नहीं हैं, यू आर रीडिंग दैट बुक.
तो अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने अभी आपको एम्प्लॉयज का एग्जांपल दिया, तो उसमें तो हर एक महीने एम्प्लॉयज का जो 9000 एंट्री है वो तो एक फाइल के अंदर रहनी चाहिए, ताकि वहां से हम पढ़ सकें, वहां से उठा सकें, वहां से उसका इनपुट ले सकें। तो इसलिए जब हम कहते हैं abc.txt और उसका मोड ऑफ ओपनिंग कि वो किस मोड के लिए, किस ऑपरेशन के लिए ओपन है, तो हमने यहाँ मोड डिसाइड किया है, डिफाइन किया है R, दैट मीन्स वो रीडिंग मोड के लिए ओपन है। दैट मीन्स वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू abc.txt फाइल, बट वी कैन रीड, and when we are saying that we can read, that means we are taking the data from that file, हम डेटा वहां से उठा रहे हैं। तो आप ये सोचें कि abc.txt नाम की फाइल हमने हार्ड डिस्क पे पहले से मेरे पास बनी हुई है और उसको हम रीड कर रहे हैं, और उस फाइल को हमने अपने प्रोग्राम में ओपन कर दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम उस फाइल को यूज करना चाहता है। तो द फंक्शन इज fopen, इस फंक्शन को हमने यूज किया। ये fp जो है एक फाइल पॉइंटर है, जिनको थोड़ा समझ में मुश्किल है कि वो बिगिनर है या नोविस है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जब आप fp इज इक्वल टू fopen लिखते हैं, तो आपने फाइल को ओपन किया और उसको इस पॉइंटर के साथ लिंक कर दिया। अब आप कहेंगे कि इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स आप कोई भी ऑपरेशन इस fp के ऊपर करेंगे तो प्रैक्टिकली ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगा, abc.txt पे। तो आप ये कह सकते हैं कि fp is what, it's a file pointer which is pointing to the file abc.txt. So any operation that we carry out over fp will actually be the operation carried out over abc.txt file. सर ये फाइल पहले से बनी होगी है, ये फाइल बेटा अभी मैं बना के आपको दिखाऊंगा कि एक टेक्स्ट फाइल हम बना लेते हैं, उसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इस फाइल का होना जरूरी है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन तब करूंगा जब उससे पहले मैं abc.txt फाइल बना चुका हूँगा, ठीक है। तो आपने इस फाइल को ओपन कर लिया। अभी ये जो getc है, आप में से कुछ लोगों ने शायद एक getchar फंक्शन पढ़ा हो। जब हम लिखते हैं ch इज इक्वल टू getchar, तो इसका मतलब है कि हम एक कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। getchar जो है वो एक कैरेक्टर को रीड करते हैं कीबोर्ड से। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इट विल एक्सपेक्ट यू टू एंटर वन कैरेक्टर, वन अल्फाबेट, और व्हाटएवर अल्फाबेट यू विल बी एंटरिंग दैट विल बी असाइन्ड टू द वेरिएबल ch. सो यू माइट हैव डिफाइंड दिस वेरिएबल ch एज कैरेक्टर टाइप, क्योंकि तभी तो ये कैरेक्टर होल्ड कर पाएगा, ठीक है। अभी इसी का ये तो एक बहुत जो है कस्टमाइज था getchar, जो केवल और केवल कीबोर्ड के लिए लिख दिया गया। जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है, getc, get character. It is similar to what getchar is doing. It is also taking a character from the user. When I say user, that means not necessarily from keyboard only. It may take the character from a file also. From which file? Which has been linked with fp. fp फाइल पॉइंटर के साथ जिस फाइल को हमने जोड़ दिया है, उससे एक कैरेक्टर को रीड करेगा। इसका मतलब है what we are trying to read. We are trying to take the character from the file abc.txt. And whatever character we are taking from there, we are assigning to whom? We are assigning to variable c. And what we have done, we have defined this c as a character type variable. तो c को जो वो character है जो आपने abc.txt से पढ़ा है, वो c को assign हो जाएगा। Then what we are checking? We are checking कि whatever character we have read from abc.txt file, whether that is a character or we have reached the end of file. एंड ऑफ फाइल इज अ स्पेशल कैरेक्टर जो आपको सिस्टम को ये बताता है कि एंड ऑफ फाइल आ गया, अब इसके बाद फाइल में कोई कैरेक्टर बचा नहीं, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपरली किसी फाइल को क्लोज करते हैं तो एंड ऑफ फाइल ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको पहचानने की, क्योंकि जब फाइल रीड करेगा, अगर फाइल में 5 लाइनें हैं तो जैसी 5वीं लाइनें पढ़ देंगे तो अपने आप ही एंड ऑफ फाइल रीच हो जाएगा उसका। और वो कंडीशन क्या डिपिक्ट करती है कि ये एक स्पेशल वैल्यू जो है वो, अगर ये सी को EOF कब असाइन होगा, एंड ऑफ फाइल, जब हम abc.txt के सारे कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हों। अंतिम कैरेक्टर को पढ़ने के बाद अगर हम फिर से ट्राई करते हैं कोई कैरेक्टर पढ़ने का, तो देयर इज नो कैरेक्टर लेफ्ट इन abc.txt, तो व्हाट वैल्यूज ही विल बी हैविंग, इट विल बी हैविंग एंड ऑफ फाइल मार्कर, बिकॉज नाउ देयर इज नो कैरेक्टर लेफ्ट इन c. So then this condition will become false. But otherwise, in the normal circumstances, as long as we are reading the ordinary characters, this condition will be true. Why? Because every character is not equal to end of file. So when this condition is true, so what will happen? This statement printf will be executed, क्योंकि it is a single statement associated with while, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ करली ब्रैकेट नहीं लगाया, अदरवाइज करली ब्रैकेट की हम बॉडी बनाते अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते। तो यहाँ what I am doing is printf की सहायता से I am
आई एम प्रिंटिंग दैट कैरेक्टर C वेयर ऑन द मॉनिटर, क्योंकि printf किसके लिए है, इट इज प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑन मॉनिटर। अब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे केवल आपकी नॉलेज के लिए कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग fp if I write std in, then what will happen? It will start taking the data from keyboard, because std in is a standard file pointer which is associated with keyboard, ठीक है। सो नाउ आई बिलीव यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि एक फाइल पॉइंटर का मतलब क्या होता है। std is a standard file pointer which is associated with keyboard. So anything that you try to do with std in is actually you are doing with the keyboard. Anything which you try to do with std out will be actually done with the monitor. लेकिन यहाँ पे there is no logic of writing std out. Why? Because we are not going to take any character from the output device. हम तो करेक्टर आउटपुट डिवाइस को देते हैं क्योंकि आउटपुट डिवाइस इज नॉट मेंट फॉर गिविंग एनीथिंग टू यू, रादर इट इज ऑलवेज मेंट टू टेक द डेटा फ्रॉम योर साइड। तो इसलिए यहाँ पे std in लिखने का मतलब है कि व्हेन आई राइट std in, सो दैट विल स्टार्ट बिहेविंग सिमिलर टू c इज इक्वल टू गेट कैर। सो दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि गेट कैर इज अ स्पेशल इंस्टेंस ऑफ गेट सी। लार्जर डेफिनेशन जो जनरलाइज है वो क्या है, गेट सी है। स्पेशल उसकी डेफिनेशन जो गेट सी से निकाल के एक अलग से सिंप्लीफाई करके आपको बना के दे दिया गया, वो क्या है, गेट कैर। तो गेट कैर को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द यूज ऑफ गेट सी। द ओनली थिंग इज कि फाइल पॉइंटर शुड बी std in इंस्टेड ऑफ एनी अदर फाइल पॉइंटर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रोग्राम, here I am writing fp only because my intention is to take the data from abc.txt file. यहाँ से ही मेरा इंटेंशन है कि मैं फाइल लूँ। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा। देन वी आर कमिंग टू द close fp, तो वी आर क्लोजिंग डाउन दिस फाइल fp फाइल क्लोज हो गई और उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। तो इज इट ओके? नाउ वी कैन सेव दिस प्रोग्राम एंड वी कैन कम आउट ऑफ इट, बट लेट अस क्रिएट अ फाइल विद द नेम abc डॉट, इट वाज इट txt और क्या था उसके अंदर, कैट, एंड अभी आपको मैं फिर से देख लेता हूँ, prg.c txt था। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैट ग्रेटर देन abc.txt। अब आप ये कहेंगे कि कैट तो आपने अभी बताया था कि कैट इज मेंट फॉर डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपने कैट के बाद कोई फाइल नेम तो लिखा नहीं। अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल क्या आपको दिया था, कैट simple.c arg.c ग्रेटर देन साइन t.c। तो क्या हुआ था, simple.c और arg.c के जो कंटेंट थे वो कंकेटनेट होके t.c में चले गए। अगर मैंने खाली ये दिया होता कैट simple.c और ग्रेटर देन t.c, तो उससे क्या होता, simple.c का कंटेंट जो है t.c में भी चले जाते। तो क्या होता है, एक कॉपी कमांड की तरह बिहेव करता और simple.c जो है वो एक नाम उसका और हो जाता है, एक नए नाम से एक और फाइल बन जाती जो t.c, लेकिन दोनों फाइल के कंटेंट सेम होते। लेकिन अब इस केस में तो ना मैंने simple.c दिया, ना मैंने यहाँ पे arg.c दिया। तो जब यहाँ पे एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट होता है, कैट के बाद क्या मिसिंग है, फाइल नेम, तो बाय डिफॉल्ट क्या ऑपरेटिंग सिस्टम अज्यूम करता है कि इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट फाइल। व्हाट इज स्टैंडर्ड इनपुट फाइल, कीबोर्ड। तो व्हेन आई राइट abc.txt, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसको इनपुट फाइल चाहिए, और वो ये कैट तो तब चलेगा जब इसको फाइल मिल जाए, क्योंकि इसको करना क्या है, जो कैट के बाद हमने फाइल दी है उस फाइल के कंटेंट को इसे abc.txt में डालना है। तो जब इसमें ग्रेटर देन हमने लिखा और फाइल नेम नहीं लिखा एंड आई एम प्रेसिंग एंटर, सो इट इज नाउ एक्सपेक्टिंग यू टू इनपुट द डेटा। So that data I am entering, I am suppose writing Madan Mohan Malviya and then writing department of ITCA, then I am writing Gorakhpur, I am pressing enter. Now अब हम input file बनाते जा रहे हैं, तो आप कभी तो आपको कैट को बताना पड़ेगा कि look my input file is ended here only, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to press Control D, Control D, D stands for Delhi। तो आपने कंट्रोल डी किया, तो नाउ यू हैव गिवन दिस मार्कर टू कैट कमांड कि दिस वाज द एंड ऑफ द इनपुट फाइल। अब कैट क्या करेगा, आपने जो अब तक टाइप किया है वो इनपुट फाइल उसको मिल गई, वो किस में डाल देगा, abc.txt में। तो लुक एट abc.txt, सो नाउ इट हैज द सेम थिंग्स व्हिच वी हैव टाइप्ड सो फार। तो कई लोग ये कहते हैं कि कैट को हम एक सिंपल एडिटर की तरह यूज कर लेते हैं, 3-4 लाइन की एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, लेकिन ये एडिटर नहीं एक्चुअली, क्योंकि आप अगर गोरखपुर पे पहुंचने के बाद सडनली यू रियलाइज दैट यू हैव डन मिस्टेक इन मदन मोहन मालविया, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ मूविंग बैक एंड मेकिंग द करेक्शन। ये फैसिलिटी तो आपको केवल एडिटर में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। तो ये एक स्पेशल यूज है कैट का,
which lets you to create very small file of 3-4 lines, because then we are having the least probability of committing any mistake. अदरवाइज तो यहाँ पे हम अगर लंबी फाइल कोई सी का प्रोग्राम लिखना चाहें इससे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ मेकिंग सम मिस्टेक्स इन द प्रीवियस लाइंस. So we don't have the option of moving back and making the correction. So only option left is you terminate that operation and retype the entire program. तो ये इसलिए एडिटर नहीं है, ये 3-4 लाइन की फाइल क्रिएट करने के लिए इट्स ओके. जैसे मैंने यहाँ स्पेशल पर्पस के लिए इसको यूज कर लिया, तो इज इट ओके कि मैंने एक फाइल बना ली है abc.txt. अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ. तो दैट प्रोग्राम इज फाइल prg.c -o एंड देन फाइल prg. ठीक, तो फाइल प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड. नाउ आई शुड रन दिस प्रोग्राम फाइल prg. बस खत्म. तो फाइल prg यू प्रेस एंटर, तो व्हाट विल हैपन, उसने वही फाइल पढ़ दी एंड द कंटेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. abc.txt को उसने पढ़ा और उसी कंटेंट्स को आपको डिस्प्ले कर दिया. वंस अगेन यू कैन मैच दिस लॉजिक विद द प्रोग्राम फाइल prg.c. ठीक है, आप इसको पूरे को जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना यू कैन सी कि उसमें क्या हुआ. ये तो प्रोग्राम है और उसका आउटपुट क्या है यहाँ से. तो आप देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, फाइल prg मैंने प्रोग्राम चलाया, abc.txt फाइल रीडिंग मोड में ओपन हुई, इसके हर एक कैरेक्टर को पढ़ता गया और हर एक कैरेक्टर को मॉनिटर के ऊपर छापता गया. और जब एंड ऑफ फाइल हुआ तो वाइल लूप टर्मिनेट हो गया, उसके बाद फाइल क्लोज हो गई और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. तो ऐसे ही हम इनपुट कमांड्स डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, तो इस प्रोग्राम में हमने फाइल का नाम प्रोग्राम के अंदर ही दे दिया था. व्हाट हैपेंस अगर हम प्रोग्राम का लॉजिक ये यूज़ करते कि जब हम प्रोग्राम चलाएं तो यहाँ पे वो फाइल का नाम भी दें. मैं कहता हूँ कि ये मेरे प्रोग्राम जो है फाइल prg, ये एक्चुअली एक कमांड है. व्हाट दिस कमांड इज डूइंग, कि जिस फाइल का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं उसे कंटेंट को डिस्प्ले कर देता है. तो ये तो एक तरीके से कैट कमांड हो गई. कैट में आप क्या करते हैं, कैट एंड फाइल नेम. तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ दैट फाइल ऑन स्क्रीन. और कैट तो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप बिगिनर हैं. तो आई एम सेइंग टाइप कमांड ऑफ डॉस, कि हमने टाइप और फाइल नेम दिया तो उसने फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर दिया ऑन स्क्रीन. ठीक है, तो इस तरीके से हम कमांड बना सकते हैं. अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में ही इसका यूज़ करके यहाँ पे इन कमांड्स को डिज़ाइन करने का तरीका देखेंगे. ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर ओनली बिकॉज आई एम हैविंग मीटिंग. तो जो आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन नोट डाउन दैट प्रॉब्लम, एंड व्हेन एवर आई विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग पोर्शन तो आपको मैं फिर से बता दूंगा. और हो सकता है कि अगर मैं कल क्लास लूँ तो मैं आपको पहले मैसेज पास ऑन कर दूंगा. इफ यू फील इट कन्वीनियंट सो विल हैव द क्लास टुमारो आल्सो. थैंक यू सर. ओके ओके मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर वो फाइल, थैंक यू सर. हाँ, वो फाइल्स जो है वो आई शेयर विद यू. यू नो माई ईमेल आईडी, इट्स spscs और मे बी spsitca@mut.ac.in. तो आप उस पर हमें अपनी कोई मेल से फॉरवर्ड कर दीजिए. आई सी कि हाँ ये वहाँ आपकी ईमेल है और उसी पे मैं भेज दूँगा. ठीक है.